Hello everyone. In this video, we are going to discuss about the cyber offense and how criminal plan these cyber attacks. तो ये वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें सबसे मेन चीज़ हम देखते हैं कि पहले साइबर ऑफेंस होता क्या है या साइबर अटैक्स होते क्या हैं। तो आज के सिनारियो अगर हम देखें तो इंटरनेट या कंप्यूटर नेटवर्क जो है इसने बहुत इजी बना दिया है किसी भी अटैकर को बिना उस कंट्री की बॉर्डर के अंदर जाए आउटसाइड द बॉर्डर से ही आप किसी भी कंट्री के नेटवर्क पर अटैक परफॉर्म कर सकते हैं और बहुत इजी हो जाता है बिना किसी को पता लगे भी आप इसको अटैक को परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो अटैकर्स होते हैं वो मेनली क्या चीज़ देखते हैं, केवल एक वल्नरेबिलिटी उनको चाहिए होती है जो कि उस नेटवर्क के अंदर में होगी, जिसके हेल्प से उस नेटवर्क के अंदर वो पहुंच सके। तो जस्ट वो क्या करते हैं, उन वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं और बहुत ईजिली उन अपने अटैक्स को परफॉर्म करते हैं। क्या क्या वल्नरेबिलिटीज़ हो सकती हैं, तो मेन हम देखते हैं कुछ वल्नरेबिलिटीज़ जहाँ से अटैक परफॉर्म किए जा सकते हैं। फर्स्ट इज इनएडिक्वेट बॉर्डर प्रोटेक्शन। जो नेटवर्क आपने क्रिएट किया हुआ है, जो आपने सिस्टम बना रखे हैं, उसके अंदर में जो बॉर्डर पार्ट है उस पर अगर आपने प्रॉपरली प्रोटेक्शन सप्लाई नहीं किया हुआ तो वो एक वल्नरेबल कंडीशंस क्रिएट कर सकते हैं वहाँ पर। तो अगर प्रॉपर प्रोटेक्शन अप्लाइड नहीं है ऑन बॉर्डर्स आपके नेटवर्क की बॉर्डर पर, तो कोई भी इजीली उस नेटवर्क के अंदर आ सकता है और अटैक्स को परफॉर्म कर सकता है। दूसरा, अगर प्रॉपरली आपने रिमोट एक्सेस सर्वर जो है उनके कंट्रोल्स को अगर आपने प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं किया गया है, वीक एक्सेस कंट्रोल्स अगर आपने उसमें लगा रखे हैं, तो भी आप इजीली उस रिमोट सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड, एप्लीकेशन सर्वर्स विद वेल नोन एक्सप्लॉइट्स। एप्लीकेशन सर्वर्स आप अगर ऐसे यूज़ कर रहे हैं जो उनके एक्सप्लॉयटेशंस करना बहुत आसान है, जिनको उनके एक्सप्लॉइट्स बहुत आसानी से पता है लोगों को, अगर इस तरीके के आप एप्लीकेशन सर्वर्स यूज़ कर रहे हैं तो वो भी एक वल्नरेबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। मिसकॉन्फ़िगर्ड सिस्टम्स एंड सिस्टम्स विद डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस। मतलब आपने सिस्टम्स क्रिएट किए हैं पर कॉन्फ़िगरेशन उसका प्रॉपरली नहीं किया हुआ, या आपने उनको डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन डाल दिया। सपोज जैसे हमने पासवर्ड लिया और कुछ सिस्टम्स होते हैं जैसे हमारा एसक्यूएल होता है, उसका रूट एक लॉगिन होता है, उसका पासवर्ड आप सिंपल रूट रख देते हैं, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रख देते हैं या पासवर्ड रखा ही नहीं आपने, तो ये कंडीशंस भी क्रिएट होती है। इस तरीके की कंडीशंस भी वल्नरेबिलिटीज़ क्रिएट कर सकती हैं। अब साइबर क्राइम जो है उसको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। तो साइबर क्राइम को मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि टारगेट क्या है क्राइम का और कितने इवेंट्स में ये क्राइम ऑकर हुआ है। तो फर्स्ट जो हमारा टारगेट है वो हो सकता है इंडिविजुअल हो सकता है किसी प्रॉपर्टी पर हो, या हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन पर हो। इन तीनों में से किसी भी चीज़ पर अटैक को परफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट, कैटेगराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट। नेक्स्ट, कोई भी साइबर क्राइम जो है वो कुछ इवेंट से मिलकर बनता है। तो हो सकता है वो सिंगल इवेंट साइबर क्राइम हो, फर्स्ट टाइम अटैकर ने इंटरेक्शन किया और अटैक परफॉर्म कर दिया, दैट इज सिंगल इवेंट साइबर क्राइम। दूसरा हो सकता है कि सीरीज ऑफ इवेंट्स हो, फर्स्ट टाइम उसने इंटरेक्शन किया, अपना विश्वास गेन किया उसने, जो भी जिसके ऊपर वो अटैक परफॉर्म कर रहा है उसका विश्वास गेन किया पहले और उसके बाद में फिर अटैक परफॉर्म किया। तो वहाँ पर कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स ऑकर होंगे जिनके बाद में फिर अटैक परफॉर्म होगा। तो हम कैटेगरी अगर डिसाइड करते हैं साइबर क्राइम की, तो हम मेनली दो कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, टारगेट क्या है उस क्राइम का और कितने इवेंट्स में उसको परफॉर्म किया गया है। अब क्रिमिनल्स जो है वो किस तरीके से अटैक को प्लान करते हैं, तो अटैक प्लान करने के लिए मेनली तीन स्टेप्स होती हैं। फर्स्ट स्टेप होती है रिकनेंस। रिकनेंस के अंदर में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को गैदर किया जाता है। ये सबसे फर्स्ट फेज होता है जिसमें इन्फॉर्मेशन गैदर की जाती है, और जनरली यहाँ पर हम पैसिव अटैक का यूज़ करते हैं जिसमें कि जो भी विक्टिम है उसको पता नहीं चल पाता है कि उसके ऊपर कोई अटैक परफॉर्म किया जा रहा है। सेकंड स्टेप जो होती है वो होती है स्कैनिंग एंड स्क्रूटनाइजिंग। स्कैनिंग और स्क्रूटनाइजिंग के केस में हम क्या करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमने गैदर किया हुआ है उसको हम छांटते हैं, उसके अंदर फाइंड आउट करते हैं कि क्या हमको काम की चीज़ें हैं और क्या काम की चीज़ें नहीं है। तो जो काम की चीज़ें उनको हम छांट के अलग कर लेते हैं, जिनको हम आगे अटैक परफॉर्म करते समय यूज़ कर सकते हैं। और सबसे लास्ट स्टेप जो होती है, थर्ड थर्ड फेज होता है इसका, वो होता है लॉन्चिंग एंड अटैक। तो लॉन्चिंग एंड अटैक के अंदर में हो सकता है आप डेटा
जो है उसका एक्सेस ले लें, या हो सकता है डेटाबेस सर्वर को क्रैश कर दें, हो सकता है सिस्टम एक्सेस मिल जाए आपको, ठीक है, और उसके मेंटेनिंग वगैरह जो है उसकी जो पॉलिसीज़ है उसके अंदर में आप चेंजेस कर दें। तो वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का अटैक फिर वो परफॉर्म कर रहा है अटैकर। सबसे पहले स्टेप जो मैंने आपको बताया रिकनेंस, तो रिकनेंस के अंदर क्या है, रिकनेंस को अगर हम डिफाइन करते हैं तो रिकनेंस इज एन एक्ट ऑफ एक्सप्लोरिंग, रिकंटरिंग और एक्सप्लोरिंग often with the goal of finding something or somebody। मेन गोल क्या होता है, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिले या कोई ऐसा वल्नरेबिलिटी मिले जिसका यूज करके हम अटैक को परफॉर्म कर सकें। ये सबसे पहले बिगिन होती है विथ फुटप्रिंटिंग। तो कोई भी यूजर जब भी आप इंटरनेट पर कोई चीज़ एक्सेस करते हो तो वो एक फुटप्रिंट आपका नेटवर्क के अंदर रहता है। उन फुटप्रिंट्स का यूज करके अटैकर जो है वो आपके सिस्टम तक पहुंचता है या उन फुटप्रिंट्स का यूज करके एक्सेस लेने की कोशिश करता है। दूसरी स्टेप जो होती है वो होती है स्कैनिंग एंड स्क्रूटनाइजिंग गैदर्ड इन्फॉर्मेशन। अब जो इन्फॉर्मेशन अटैकर ने गैन कर लिया है उसको स्कैन करेगा और स्क्रूटनाइज करेगा जो इन्फॉर्मेशन काम की है उसको। स्कैनिंग जो है उसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, फर्स्ट होता है पोर्ट स्कैनिंग। पोर्ट स्कैनिंग के केस में क्या होता है, आइडेंटिफाई किया जाता है कि कितने पोर्ट्स जो हैं वो ओपन हैं अभी और कितने पोर्ट्स क्लोज, कितनी सर्विसेज ओपन पोर्ट्स पर प्रोवाइड की जा रही है। सेकंड होता है नेटवर्क स्कैनिंग, इसके अंदर में आईपी एड्रेसेस जो है उसको अंडरस्टैंड किया जाता है और नेटवर्क सिस्टम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको गेन किया जाता है। थर्ड केस में वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, थर्ड स्टेप जो है इसके अंदर में फिर अंडरस्टैंड किया जाता है कि कहाँ कहाँ सिस्टम के अंदर में वीकनेसेस है, कहाँ कहाँ उसकी वल्नरेबिलिटीज है जिसको यूज करेंगे हम आगे। अब जो अटैक्स परफॉर्म किए जाते हैं वो दो टाइप के अटैक्स हम परफॉर्म करते हैं, पैसिव अटैक और एक्टिव अटैक। पैसिव अटैक के केस में ये होता है कि टारगेट को पता ही नहीं चल पाता, उसके नॉलेज में ही नहीं होता है कि उसके ऊपर कोई अटैक परफॉर्म किया जा रहा है। इट इज यूजुअली डन यूजिंग इंटरनेट सर्च और गूगलिंग एन इंडिविजुअल और कंपनी टू गेन इंफॉर्मेशन। जनरली गूगल वगैरह से हम किसी कंपनी की इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। जो दूसरा टाइप ऑफ अटैक होता है वो होता है एक्टिव अटैक। इसके केस में क्या होता है कि अब यहाँ पर आप एक्टिवली जो है इंफॉर्मेशन जो है जो आपने गेन किया हुआ है पैसिव अटैक की हेल्प से उसका यूज़ करते हैं और वहाँ पर फिर जो विक्टिम है उसको पता भी चल पाता है कि उसके ऊपर कोई ना कोई अटैक परफॉर्म किया गया। इसी केस में हम जनरली डेटा डंपिंग का यूज़, डेटा डंपिंग कर सकता है कोई अटैकर, या हो सकता है सिस्टम एक्सेस जो है उसमें चेंजेस कर दें, प्रायोरिटीज चेंजेस कर दें सिस्टम की, तो कई सारी तरीके से वो अटैक परफॉर्म कर सकता है। An active attack involves probing the network to discover individual hosts to confirm the information gathered in the passive attack phase. It involves the risk of detection and is also called rattling the doorknobs or active reconnaissance. The active reconnaissance can provide confirmation to an attacker about security measures in place. तो जब भी एक्टिव अटैक परफॉर्म किया जाता है तो अटैकर को ये भी पता चल जाता है कि कौन कौन से सिक्योरिटी मेजर्स सिस्टम के अंदर में अप्लाई किए गए हैं, जिसकी हेल्प से फिर वो नेक्स्ट अटैक जब भी परफॉर्म करेगा तो उन सिक्योरिटी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए अटैक परफॉर्म करता है। जो थर्ड स्टेप यूज़ की जाती है किसी भी अटैकर जो अटैक परफॉर्म किया जाता है उसके अंदर में, उसमें लास्ट स्टेप जो हमारी वो है अटैक, विच इज गेनिंग एंड मेंटेनिंग द सिस्टम एक्सेस। तो आफ्टर स्कैनिंग और स्क्रूटनाइजिंग, ये दोनों प्रोसेस करने के बाद अटैक को लॉन्च किया जाता है, जिसकी कुछ स्टेप्स होती हैं। सबसे पहले पासवर्ड क्रैक किए जाएंगे, अगर कुछ पासवर्ड्स वगैरह अप्लाई किए गए हैं तो उनको क्रैक किया जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद में जो प्रिविलेजेस हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जाएगा। जो प्रिविलेजेस इंटेंडेड यूज़र को दिए जाते हैं उनको फिर जो अटैकर है वो एक्सप्लॉइट करेगा। थर्ड स्टेप में एग्जीक्यूट द मैलिशियस कमांड, जब प्रिविलेजेस मिल जाएंगे उसके बाद फिर वो मैलिशियस कमांड्स को भी एग्जीक्यूट कर सकता है। इसके अंदर में फाइल की हाइडिंग भी वो कर सकता है, अगर रिक्वायर्ड है कुछ फाइल से कुछ डेटा हाइड करना तो वो भी परफॉर्म किए जा सकते हैं। और सबसे लास्ट स्टेप होती है कवर द ट्रैक्स, जिसके अंदर में जो भी फुटप्रिंट्स वो छोड़ के आया है व्हाइल डूइंग अटैक उसको फिर वो कवर करता है। डिलीट द एक्सेस लॉग्स सो दैट देयर इज नो ट्रेस इनसाइड एक्टिविटी।
जो मेन तरीका यूज़ किया जाता है किसी भी अटैकर के द्वारा इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए, वो उसमें एक मेन पार्ट होता है सोशल इंजीनियरिंग. Social engineering is a technique to influence or persuasion to deceive people to obtain the information or perform some actions. मतलब कि हमारा एक ऐसा टेक्निक होता है सोशल इंजीनियरिंग जिसके अंदर में हम जो भी विक्टिम है उसको इन्फ्लुएंस कर देते हैं कि वो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करें. Social engineer exploits the natural tendencies of a person to trust social engineers world rather than exploiting computer security holes. सोशल इंजीनियर्स का मेन काम क्या होता है? जो लोगों की नेचुरल टेंडेंसी होती है, किसी पर भी हम इजीली विश्वास कर लेते हैं, उनकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं, तो वो उस टेंडेंसी का यूज़ करते हैं और उससे फिर इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं, और ये ज़्यादा ईजियर होता है बजाय कि कंप्यूटर सिक्योरिटी को ब्रीच करने से. Social engineering involves gaining sensitive information and unauthorized access privileges by building inappropriate trust relationship with insiders. इसके अंदर में हम जनरली क्या करते हैं, वो जो भी कंपनी के अंदर के एम्प्लॉयज होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के पर्सन्स होते हैं, उनसे उनके साथ में ट्रस्ट क्रिएट कर लेते हैं ताकि वो आपको सारी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस है, जो एक्सेस प्रिविलेजेस हैं, वो सारे प्रोवाइड कर दें. और जब आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो उसके बाद आप इजीली अटैक परफॉर्म कर सकते हैं. The sign of truly successful social engineering is that they receive information without any suspicion. मतलब बिना पता चले, बिना शक हुए आप विक्टिम से अगर इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं तो वो एक अच्छा सोशल इंजीनियर कहलाता है. नेक्स्ट थिंग आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल इंजीनियरिंग. तो सोशल इंजीनियरिंग जो है वो दो तरीके से हम क्लासीफाई करते हैं. एक होता है ह्यूमन बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग, जिसके अंदर में हम क्या करते हैं, ह्यूमन बेस्ड सोशल इंजीनियर्स refers to the person to person interaction to get the required desired information, जिसके अंदर में आप पर्सन टू पर्सन इंटरेक्ट करते हैं. मतलब सोशल इंजीनियर जो है वो इनसाइडर जो है उसके साथ में इंटरेक्ट करता है और इंफॉर्मेशन को गैदर करता है. दूसरा तरीका जो होता है, क्लासिफिकेशन होता है दूसरा, वो होता है कंप्यूटर बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग. इसके अंदर में क्या होता है, अटेम्प्ट किए जाते हैं इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए यूजिंग सम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स या इंटरनेट. इनका यूज़ करके हम अटेम्प्ट करते हैं ताकि हमको इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सके. नेक्स्ट थिंग आता है इसके अंदर में साइबर स्टॉकिंग. साइबर स्टॉकिंग की अगर हम बात करें तो इट इज़ डिफाइंड एज द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, particularly the internet, by an individual or a group of individual to harass another individual or group of individuals. सिंपल सी बात है, साइबर स्टॉकिंग में हम क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कोई इंडिविजुअल अगर किसी इंडिविजुअल को या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को हरास करता है, इट इज़ नोन एज साइबर स्टॉकिंग. साइबर स्टॉकिंग refers to the use of internet or other electronic communication devices to stalk another person. It involves harassing or threatening behaviors that an individual will conduct repeatedly. As the internet has become an integral part of our personal or professional lives, जैसा कि हम जानते हैं कि इंटरनेट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो चुका है अब हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का, तो साइबर स्टॉकर्स उसी का एडवांटेज लेते हैं और कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करते हैं विद द विक्टिम और पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं फिर उसका यूज़ करके. साइबर स्टॉकर जो है इनको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जो कि दो प्राइमरी टाइप्स होते हैं साइबर स्टॉकर के. फर्स्ट इज ऑनलाइन स्टॉकर, सेकंड इज ऑफलाइन स्टॉकर. तो नाम से जैसे क्लियर है ये कि ऑनलाइन स्टॉकर एम्स टू स्टार्ट द इंटरेक्शन विद विक्टिम डायरेक्टली यूजिंग इंटरनेट. मतलब इंटरनेट का यूज़ करके विक्टिम के साथ में वो कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करते हैं या इंटरेक्शन स्टार्ट करते हैं और उसी का ही यूज़ करके फिर स्टॉकिंग परफॉर्म करते हैं. और दूसरे तरीके के जो स्टॉकर होते हैं जो कि ऑफलाइन स्टॉकर होते हैं, जो ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज़ करते हैं टू स्टार्ट द इंटरेक्शंस विद द विक्टिम बाय यूजिंग उनका डेली रूटीन देखना, उनको कब ऑफिस जा रहा है बंदा, कब घर आ रहा है, क्या क्या कौन से ऑफिस में काम करता है, ये सारी चीज़ें वो आइडेंटिफाई करते हैं
विथ यूजिंग द ट्रेडिशनल मेथड्स, और उसका यूज करके, उस इंफॉर्मेशन को यूज करके फिर आगे अटैक्स को परफॉर्म करता है। अब जो स्टॉकिंग है वो वर्क कैसे करती है, हाउ साइबर स्टॉकर्स यूज दिस स्टेप्स, कैसे वो स्टॉकिंग परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले स्टेप में वो क्या करते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन गेन करते हैं अबाउट द विक्टिम। उसके बाद में विक्टिम के साथ में कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं थ्रू टेलीफोन्स या इंटरनेट या बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स आपसे अवेलेबल है, जिनके थ्रू हम जो स्टॉकर है वो इंटरेक्ट करता है विद द विक्टिम। और उसके बाद में उन मीडियम्स का यूज़ करके फिर वो उसको थ्रेटन करने की कोशिश करता है, हैरास करने की कोशिश करता है। जनरली साइबर स्टॉकर जो है हर बार ईमेल्स का यूज़ करते हैं टू स्टेब्लिश द कॉन्टैक्ट, और कई सारे नाम का यूज़ करके भी वो कॉन्टैक्ट स्टेब्लिश कर सकते हैं। और कुछ स्टॉकर जो है वो कंटिन्यूसली ईमेल सेंड करते जाते हैं विक्टिम को, जो कि धमकी भरे ईमेल जिसको हम बोल सकते हैं, इस तरीके की ईमेल कंटिन्यूसली वो भेजते रहते हैं ताकि एक डर का माहौल बन जाए उस विक्टिम के अंदर में, और फिर उस डर का यूज़ करके साइबर स्टॉकर जो है वो स्टॉकिंग से वो जो भी इंफॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं वो गेन कर लें। नेक्स्ट स्टेप में जो साइबर स्टॉकर्स हैं, इसमें साइबर स्टॉकर्स जो हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन जो उसको उनको मिल चुकी होती है विक्टिम की, उसको फिर वो वेबसाइट्स पर उसको अपलोड कर देते हैं, उसको पब्लिक कर देते हैं उन सारी इंफॉर्मेशन को, जिससे कि फिर क्या होता है कि नेक्स्ट इसमें क्या होता है, जो भी उन इंफॉर्मेशन को देखता है उसको उन इंफॉर्मेशन को यूज़ करके स्टॉक पर्सनल जो है फ़ोन कॉल्स वगैरह या इंट्रैक्शंस वगैरह परफॉर्म कर सकता है। इसके अंदर वो जनरली पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स वगैरह पर इंफॉर्मेशन को डाल दिया जाता है ताकि गलत लोगों से जो है फ़ोन आना या ईमेल्स वगैरह आना स्टार्ट हो जाते हैं विक्टिम को। इसके अलावा कुछ पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स पर जो है रजिस्टर भी कर दिया जाता है उस इंडिविजुअल विक्टिम को, ताकि उसको उन वेबसाइट से भी मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जो साइबर क्राइम है उसमें सबसे मेन पार्ट जो हमारे यहाँ परफॉर्म करता है वो होता है साइबर कैफेज। साइबर कैफे एक बहुत बड़ा सेंटर है जहाँ से कि साइबर क्राइम्स परफॉर्म किए जाते हैं। Cyber crimes such as stealing of bank passwords and subsequent fraudulent withdrawal of money have also happened through cyber cafes. जो बैंक पासवर्ड्स वगैरह आइडेंटिफाई करना है या मनी ट्रांसफ़र करना है किसी के बैंक अकाउंट वगैरह से, तो वो भी हम जनरली साइबर टेकर्स होते हैं वो साइबर कैफ़े का यूज़ करके परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वो एक पब्लिक नेटवर्क का यूज़ करते हैं वहाँ पर साइबर कैफेज में, तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं हो पाती है। अगर आप पता भी लगा लेंगे कि साइबर अटैक परफॉर्म हुआ तो उसके बाद में उस अटैकर तक पहुंचना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और इसके अलावा साइबर कैफेज का यूज़ जो ऑफेंस मेल्स वगैरह हैं हरास करने के लिए भी जनरली किया जाता है, जहाँ से कि ऑफेंस मेल्स आप किसी विक्टिम को भेजते हैं, क्योंकि वहाँ पर आईपी एड्रेसेस उस पर्टिकुलर विक्टिम का इंडिविजुअल आईपी एड्रेस नहीं होता है, तो वहाँ पर वो पकड़े जाने का उसको कोई डर भी नहीं होता है। एज पर द आईटी एक्ट, जो इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, उसके सेक्शन 79 के हिसाब से अगर हम देखें तो साइबर कैफेज जो है वो इसके लिए टोटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर किसी भी तरीके का अटैक साइबर कैफे से हुआ है तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है वो पूरी पूरी साइबर कैफे के ऑनर के ऊपर आती है। तो इस केस में फिर जो सस्पेक्ट जो होता है वो साइबर कैफे ऑनर हो जाता है, बजाय कि जो एक्चुअल अटैकर है वो। कई बैंक्स वगैरह जो हैं वो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मैसेज के थ्रू देते हैं कि आप साइबर कैफ़े पे सिक्योरिटी मेजर्स क्या क्या आपको देखना है, साइबर कैफ़े से आप लॉगिन ना करें, इस तरीके के मैसेजेस आप इजीली बैंक वेबसाइट्स पर देख सकते हैं। इसके अलावा की लॉगर्स का यूज़ करते हैं साइबर कैफ़े पर लोग, तो की लॉगर के हेल्प से आपके आईडी पासवर्ड जो है वो ब्रीच किए जा सकते हैं। तो इसलिए जो कुछ बैंक वगैरह हैं वो आजकल वर्चुअल कीबोर्ड्स भी प्रोवाइड करती है, जिसकी हेल्प से आप कीबोर्ड की मदद ना लेते हुए वर्चुअल कीबोर्ड की मदद से आप अपना आईडी पासवर्ड फीड करें, ताकि की लॉगर वगैरह जो है वहाँ पर यूज़ ना हो। Cyber criminals can either install malicious programs such as keyloggers, spywares, or launch an attack on the target using cyber cafes. ठीक है,
here are few steps जो कि आपको यूज़ करना है while using साइबर कैफ़े। आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, हमेशा अपना अकाउंट जो है उसको लॉग आउट करें। हमेशा अपने, अब जब भी साइबर कैफ़े पर सिस्टम एक्सेस कर रहे हैं तो सिस्टम को छोड़ के कहीं ना जाएं। जब तक आप यूज़ कर रहे हैं आप उस सिस्टम के पास में ही रहें, उसको छोड़ के कहीं इधर उधर दूसरे काम के लिए ना निकल जाएं। आप जब सिस्टम यूज़ कर लें, साइबर कैफ़े का यूज़ कर लें, उसके बाद में जो फाइल्स आपने डाउनलोड करी है, जो हिस्ट्रीज है आपकी, उसको पूरी तरह से क्लियर करें। हमेशा अलर्ट रहें, अपने आसपास ध्यान रखें कोई शोल्डर सर्फिंग वगैरह का यूज़ करके आपकी इन्फॉर्मेशन, आप जो पासवर्ड वगैरह फीड कर रहे हैं वो देख तो नहीं रहा है। अवॉइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स फ्रॉम साइबर कैफ़े। साइबर कैफ़े से किसी भी तरीके का कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन परफॉर्म ना करें। अगर आप साइबर कैफ़े से सिस्टम एक्सेस कर रहे हैं तो अपने पासवर्ड जो है वो रेगुलरली चेंज करते रहें। हमेशा वर्चुअल कीबोर्ड का यूज़ करें ताकि जो साइबर कैफ़ेस पर की लॉकर वगैरह इंस्टॉल्ड है वो यूज़ ना हो पाए। सिक्योरिटी वार्निंग्स अगर दी जा रही हैं बैंक की वेबसाइट्स के द्वारा या नेटवर्क के द्वारा, तो उसको भी आप हमेशा ध्यान रखिए, उसको कभी भी अवॉइड ना करें। नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो होती है बॉटनेट। बॉटनेट अगर हम देखें तो सिंपली अगर हम बोले तो एक तरीके का एक ज़ॉम्बी नेटवर्क होता है जिसके अंदर में कई सारे इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स हैं जो कि एक मैलिशियस प्रोग्राम से इन्फेक्टेड होते हैं। वो साइबर क्रिमिनल्स को हेल्प करते हैं अटैक्स को परफॉर्म करने के लिए। तो इस केस में क्या होता है, जिस पर्सन का कंप्यूटर यूज़ हो रहा है उसको पता ही नहीं चल पाता है कि उसका कंप्यूटर एक मैलिशियस प्रोग्राम से अफेक्टेड है और उसके कंप्यूटर को कोई बाहर से भी कंट्रोल कर रहा है और उसका यूज़ करके अटैक्स को परफॉर्म कर रहा है किसी थर्ड पर्सन के ऊपर। इस केस में क्या होता है कि जो अटैक परफॉर्म किया गया है उसमें जो सिस्टम यूज़ किया जाता है उस विक्टिम का यूज़ किया जाता है जिसके ऊपर में मैलिशियस प्रोग्राम्स इंस्टॉल किया गया है और उसके नॉलेज में ही नहीं होता है कि उसका सिस्टम कोई अटैक को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया गया है। Your computer system may be a part of bot even though it is appears to be operating normally। उसको लगता है कि मेरा सिस्टम नॉर्मली वर्क कर रहा है बट वो एक बॉट का पार्ट होता है। Botnets are often used to conduct a range of activities from distributing spams and viruses to conducting denial of service attacks। मतलब स्पाम्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बॉटनेट्स का यूज़ किया जाता है या वायरस को स्प्रेड करने के लिए बॉटनेट का यूज़ किया जाता है या डॉस अटैक्स भी बॉटनेट्स का यूज़ करके परफॉर्म कर सकते हैं। अब किस तरीके से आप अपने सिस्टम को सिक्योर करें, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स है। सबसे मेन चीज़, पहली चीज़ आती है कि आप एंटीवायरस या एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर को यूज़ करें और उनको हमेशा अप टू डेट रखें। सेट द ओएस टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल सिक्योरिटी पैचेस ऑटोमेटिकली। आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी अपडेशन है रिगार्डिंग सिक्योरिटी वो हमेशा आप ऑटोमेटिकली अपडेट के लिए रखें ताकि जब भी कोई नया पैच आए वो ऑटोमेटिकली आपके ओएस में इंस्टॉल हो जाए। फायरवॉल का यूज़ करें हमेशा ताकि आपके सिस्टम को कोई हैक ना कर सके। हमेशा इंटरनेट से डिस्कनेक्ट रहें जब भी आप कंप्यूटर से दूर हैं। मतलब आप कंप्यूटर पर नहीं हैं तो आप इंटरनेट को डिस्कनेक्ट कर लें ताकि बाहर से आपके सिस्टम को कोई एक्सेस ना कर सके। कोई फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर्स वगैरह जो हैं किसी वेबसाइट से आप अगर डाउनलोड करते तो उसको ना करें। सॉफ्टवेयर्स केवल वहीं से डाउनलोड करें जहाँ से कि जो कि ट्रस्ट वर्दी वेबसाइट्स। आप अपने मेल बॉक्स को रेगुलरली चेक करते रहें, सेंट आइटम्स में चेक करें कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके मेल बॉक्स से कुछ ऐसे ईमेल्स फॉरवर्ड किए जा रहे हैं जो कि आपने नहीं भेजे। और इसमें से अगर आपको कुछ लगता है आपके सिस्टम को इन्फेक्ट किया गया है तो इमीडिएट एक्शंस लें। तुरंत जैसे आपको पता चलता है तुरंत कोई एक्शंस लें ताकि आपके इन्फेक्टेड सिस्टम जो है उसको प्रॉपरली रिपेयर किया जा सके। नेक्स्ट इज अटैक वेक्टर। So an attack vector is a path or means by which an attacker can gain access to a computer। किसी कंप्यूटर को एक्सेस लेने के लिए जिस पाथ एक जिस तरीके का यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं अटैक वेक्टर। इसके अंदर में अटैक वेक्टर हो सकता है वायरस, हो सकता है ईमेल अटैचमेंट के थ्रू आप एक्सेस प्रोवाइड कर दें, हो सकता है कोई वेब पेज अगर आप ओपन करते हैं उसके थ्रू भी आपके सिस्टम की एक्सेस प्रोवाइड की जा सकती है। कोई पॉपअप विंडो से या इंस्टेंट मैसेजिंग, चैट रूम्स या धोखे से आप सिस्टम एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं रिसेप्शन से।
और जो मोस्ट कॉमन पेलोड होता है जो कोई अटैक वेक्टर कैरी करता है वो होता है वायरसेस, ट्रोजन हॉर्सेस, वॉर्म्स और स्पाईवेयर्स। पेलोड मतलब कि वो एक्टिविटी जो कोई अटैक वेक्टर जो है वो मैलिशियस एक्टिविटी जो कि वो अटैक वेक्टर परफॉर्म करता है वो कहलाती है पेलोड। तो मोस्ट कॉमनली वायरस स्प्रेड करते हैं, इसके अंदर में हो सक मोस्ट कॉमनली ट्रोजन हॉर्सेस स्प्रेड करते हैं, वॉर्म्स को स्प्रेड किया जाता है, या कोई स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम पर इंस्टॉल कर दिया जाता है, ये अटैक वेक्टर्स की हेल्प से किया जाता है। इफ एन अटैक वेक्टर इज थॉट ऑफ एन गाइडेड मिसाइल, its payload can be compared as warhead in the tip of that missile. Here are few attack vectors जिसका डिस्क्राइब किया गया है जो कि अटैक्स को लॉन्च करते हैं। ईमेल के थ्रू अटैक्स परफॉर्म किए जाते हैं, थ्रू अटैचमेंट्स जो इस ईमेल के अंदर में अटैचमेंट्स होते हैं या कुछ अदर फाइल्स जो है अटैच करके भेजी जाती है। धोखे से भी कुछ अटैक वेक्टर्स जो है डिसेप्शन के हेल्प से परफॉर्म किए जाते हैं अटैक्स। हैकर जो है वो आपके सिस्टम को हैक कर लेते हैं। कुछ हेडलेस गेस्ट मतलब हम बोल सकते हैं हेडलेस गेस्ट मतलब जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं होती और उनको आप अगर सिस्टम को एक्सेस प्रोवाइड करते हैं तो वो कुछ ऐसे वेब पेजेस ओपन कर सकते हैं जिसके थ्रू अटैक वेक्टर्स आपके सिस्टम पर अटैक परफॉर्म करते हैं। अटैक्स थ्रू बॉम्ब्स, अगर आपने बॉम्ब्स वगैरह स्प्रेड होने दिए हैं आपके सिस्टम के अंदर में तो उनकी हेल्प से भी अटैक को परफॉर्म किया जा सकता है। मैलिशियस मैक्रोज, मैक्रोज जो है वो जनरली हम एक्सेल शीट्स के अंदर में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो वो प्रोग्राम्स होते हैं, जनरली सॉफ्टवेयर नहीं बोल सकते, हम उनको बोलते हैं प्रोग्राम्स होते हैं जो कि हम कैलकुलेशंस के लिए यूज़ करते हैं एक्सेल शीट्स के अंदर में। तो कुछ मैलिशियस मैक्रोज अगर इंस्टॉल कर दिए जाएँ आपके एक्सेल शीट के साथ में अटैच कर दिए जाए तो जब भी उस एक्सेल शीट को आप एक्सेस करोगे तो वो मैलिशियस मैक्रोज जो हैं वो अटैक परफॉर्म करते हैं सिस्टम के ऊपर। स्नीक वेयर्स जिनको हम फर्स्ट वेयर बोलते हैं, जनरली स्नीकिंग के थ्रू इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है किसी विक्टिम के और फिर उसको अटैक में कन्वर्ट किया जाता है। और लास्ट जो होता है वायरसेस, जो कि हम सभी जानते हैं कि जब वायरस जो होता है वो आपके सिस्टम में स्प्रेड करते हैं और वो वायरस फिर आपके डेटा को ब्रीच करने का काम करते हैं, उसको इन्फेक्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज जनरली हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम इंटरनेट का यूज़ बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे ही क्लाउड कंप्यूटिंग भी बढ़ती जा रही है। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड कर रही है इंटरनेट के अंदर। तो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज while offering considerable benefits and cost saving makes it easier for cyber criminals to attack this system। बहुत इजी बना देती है साइबर क्रिमिनल्स को जो कि सिस्टम को अटैक परफॉर्म करते हैं। जनरली ये क्लाउड बेस्ड डेवलपमेंट प्रोवाइड करती है या कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करती हैं जिसमें कि जो भी डेवलपमेंट्स हैं जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह हैं वो क्लाउड बेस्ड होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशंस को सॉफ्टवेयर वगैरह खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको हम इसकी तीन डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं क्लाउड सर्विस की। फर्स्ट इज इट इज़ सोल्ड ऑन डिमांड, जब भी आप रिक्वायर्ड रहती है आप क्लाउड सर्विस खरीद सकते हैं। इलास्टिक इन टर्म्स ऑफ यूजर्स, जैसा आप यूज़ करना चाहें उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और फुल्ली मैनेज बाय द प्रोवाइडर, जो सर्विस प्रोवाइडर होता है जो क्लाउड सर्विसेज दे रहा है वही उसको टोटली मैनेज करता है, तो मैनेजमेंट जो है आपके हाथ में नहीं होता। इसके एडवांटेजेस अगर हम देखें क्लाउड कंप्यूटिंग के तो सबसे पहला चीज़ क्या है, एप्लीकेशन एंड डेटा कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर एट एनी टाइम। कहीं से भी आप अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी समय अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हार्डवेयर कॉस्ट जो है वो रिड्यूस कर दी जाती है, जिसमें आपको डेटाबेस सर्वर्स वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सारा डेटा आपका क्लाउड पर है। तो जो हार्डवेयर कॉस्ट रिक्वायर्ड है डेटाबेस सर्वर स्टैब्लिश करने के लिए वो सारी रिड्यूस हो जाती है। सॉफ्टवेयर वगैरह खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है, सॉफ्टवेयर के लाइसेंस खरीदने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये सारे आप ऑलरेडी आपको सर्विस प्रोवाइडर जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। आपको जस्ट एक उसकी फ़ीस, छोटी सी एक फ़ीस प्रोवाइड करना होती है जितनी देर आप उसको एक्सेस करें। फिजिकल स्पेस वगैरह जो है वो रेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है, कोई आपको ऑफिस लेने की ज़रूरत नहीं किराए पर, या कोई ऑफिस स्क्रिप्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप यूज़र के घर से ही मतलब जो आपके एम्प्लॉय वो अपने घर से सारा कुछ एक्सेस कर सकते हैं। Organizations would be able to save money on IT support because organization will have to ensure about the tech stock।
सिर्फ क्लाइंट इंश्योर करना है ऑर्गेनाइजेशन को, बाकी कोई आईटी सपोर्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारा सपोर्ट जो है वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ही प्रोवाइड कर देता है। तो दीज आर सम एडवांटेजेस। लेकिन अब ये जितने एडवांटेजेस है इसके साथ साथ कुछ डिसएडवांटेज भी हैं जो कि अफेक्ट करते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि क्लाउड सर्विसेज कौन कौन सी होती है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, प्राइवेट और पब्लिक। तो जो पब्लिक क्लाउड होते हैं वो एनी वन कैन एक्सेस दोज क्लाउड्स, जो कि इंटरनेट पर होते हैं, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। और प्राइवेट क्लाउड जो होते हैं वो प्रोप्राइटरी नेटवर्क्स होते हैं जो कि कंट्रोल्ड किए जाते हैं किसी सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा, और जो भी उस सर्विस प्रोवाइडर से सर्विसेज लेता है वो उस प्राइवेट क्लाउड को एक्सेस कर सकता है। जो टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उसमें मेन 3 टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है: इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मतलब आपको ऑर्गेनाइजेशन का एक इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर ही आपको प्रोवाइड कर देता है, आपको जस्ट उस पर काम करना है। सेकेंड वाले पार्ट में प्लेटफॉर्म मिल जाता है जिसपे आपके सॉफ्टवेयर आप रन कर सकते हैं। आपके पास अगर सॉफ्टवेयर आपको प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट है तो आप प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस भी मिल जाता है। अब एरिया ऑफ रिस्क क्या क्या हो सकते हैं वाइल यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग। तो सबसे मेन एरिया ऑफ रिस्क तो ये है कि जो यूजर्स हैं उसके डेटा को प्रोटेक्ट करके रखना। उसके अलावा यूज़र डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड करते हैं। पहला होता है एलिवेटेड यूज़र एक्सेस, जो मेन एरिया होता है जो कि अफेक्ट करता है जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे यूज़र्स हैं वो एक्सेस कर रहे हैं किसी एक क्लाउड की सर्विसेज को। तो अगर आपका डेटा उस क्लाउड की सर्विसेज को यूज़ कर रहा है तो वो दूसरे यूज़र जो उसकी सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं वो भी उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं, और आपको पता भी नहीं चल पाता क्योंकि बहुत सारे यूज़र जो हैं एक्सेस कर रहे हैं। जो आउटसोर्स कर रहे हैं आप डेटा, आउटसोर्स सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी उस क्लाउड को एक्सेस कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपके डेटा को इजीली ब्रीच किया जा सकता है। देन दूसरा एरिया होता है रेगुलरिटी कंप्लायंसेस। जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जो रेगुलरिटी ऑर्गेनाइजेशंस है जो सर्विस प्रोवाइडर्स को कुछ क्या कह सकते हैं हम रेगुलरिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। तो अगर आपका सर्विस प्रोवाइडर उन रेगुलरिटीज़ या उन सर्टिफिकेट्स को नहीं लेता है तो उस केस में जो है आपके डेटा को ब्रीच किया जा सकता है। थर्ड होता है लोकेशन ऑफ द डेटा। अब आपने सर्विसेज तो ले ली है बट आपका डेटा किस क्लाउड पर है, उस क्लाउड की लोकेशन क्या है वो आपको पता नहीं होती, तो इस केस में भी डेटा लॉस होने के चांसेस होते हैं कि आपको पता ही नहीं आपका डेटा कहाँ है। फोर्थ, सेग्रीगेशन ऑफ डेटा। एक ही क्लाउड पर कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस एक साथ अपना डेटा स्टोर करती हैं, तो आपका डेटा दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के डेटा से अलग रहे, ये एश्योर करवाना भी, ये एश्योरेंस रखना थोड़ा मुश्किल होता है। रिकवरी ऑफ डेटा। अब मान लीजिए कहीं डिज़ास्टर आ गया, जो क्लाउड आप यूज़ कर रहे हो वो क्लाउड जो है वो डाउन हो गया, या हम कह सकते हैं कुछ प्रॉब्लम आ गई, क्रैश हो गया वो क्लाउड, तो उस केस में आपका डेटा की रिकवरी कितनी हो पाएगी और कितना डेटा आपका रिकवर हो पाएगा कितना नहीं हो पाएगा, ये भी एक थोड़ा रिस्क रहती है इस चीज़ की भी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वायलेशंस रिपोर्ट्स। अब कॉम्प्लेक्स आईटी इन्वायरमेंट है हम जानते हैं, और सेवरल कस्टमर लॉग इन एंड लॉग आउट ऑफ द होस्ट, बहुत सारे कस्टमर्स लॉग इन लॉग आउट करते हैं, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ट्रेस कर पाना कि किस पर्टिकुलर कस्टमर ने इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म करी है क्लाउड पर, तो वो भी एक रिस्क रहती है। लॉन्ग टर्म वायबिलिटीज। इन केस ऑफ एनी मेजर चेंजेस इन द क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर्स, द सर्विस प्रोवाइडेड इज एट द स्टेक। मान लीजिए सर्विस प्रोवाइडर ने कुछ चेंजेस कर दिए, तो वो जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही थी आपको, वो उसमें थोड़ा सा वो स्टैक पर आ जाती है कि क्या आगे से आपको वो सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी या नहीं की जाएगी। तो दीज आर सम रिस्क विच आर इन्वॉल्व विथ यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग। सो ये जो हमने आज देखा कि किस साइबर ऑफेंस क्या होता है, और किस तरीके से जो है क्रिमिनल जो है साइबर क्रिमिनल जो है वो प्लान करते हैं किसी अटैक को। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आई होगी ये चीज़ें, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो।